वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर सकते हैं अगर दोनों फरीकैन के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट करीब आता है। तो अमेरिका और ईरान के हवाले से हम देखेंगे कि एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान का दौरा करेंगे। एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में तल कलामी हुई है, बरहमी जाहिर हुई है। उसकी वजह यह है कि सऊदीया, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर के कहने पे हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे अपना हमला मौखर कर दिया था, और यही वजह है कि अब दोनों फरीकैन के दरमियान भी तल कलामी सामने आई है। साथ ही सऊदीया ने मुतालबा किया है कि 24 से 1 जून तक ईरान पे हमला ना किया जाए, क्योंकि कई मुसलमान जो है वो हज का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और अगर इस जंग का आगाज़ किया जाता है अमेरिका की जानिब से तो फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होगा, फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी जाएगी, हाजियों की सिक्योरिटी का भी मामला है। इसलिए सऊदीया और अरब ममालिक जानते हैं कि अगर इस जंग का दोबारा आगाज़ होता है तो उसके जो नताइज है वो संगीन हो सकते हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर दाखिला, वो भी ईरान के दौरे पर हैं, और हमने देखा था कि अभी कुछ ही दिन हुए थे मोहसिन नकवी को वापस आए हुए ईरान से, और अब ये उनका दूसरा दौरा है। और अब ये खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक बार फिर ईरान का दौरा कर सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है कि दोनों फरीकैन जंग नहीं चाहते और मुआहदे पर बातचीत जारी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और यूरेनियम के हवाले से दोनों फरीकैन जो है आगे भी बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने 2 टोक और वाज़ेह कह दिया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट को किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं किया जाएगा। खबरें ऐसी भी थी कि रूस एनरिचमेंट को मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने इसकी तरदीद कर दी थी। क्योंकि हम रूस के हवाले से बात कर रहे हैं तो रूसी सदर इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, और जब इस दौरे का आगाज़ हुआ तो उसी टाइमलाइन में, उसी फ्रेम में हमने ये देखा कि एक बड़ा हमला, एक तारीखी हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया रूस पर, ताकि ये जो दौरा है चीन का इसे मौखर कर दिया जाए रूस की जानिब से। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वाज़ेह तरीके से जानते हैं कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा था, चाहे सैटेलाइट के थ्रू हो, चाहे वेपन्स के थ्रू हो। तो रूस जो है वो ईरान के पीछे खड़ा था। यही वजह है कि हमने देखा कि जब रूसी सदर चीन के दौरे पर गए, यानी कि दौरे का आगाज़ ही हो रहा था, तो एक बड़ा हमला जो है वो किया गया था। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर आज एजाज मलिक साहब, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं GR बलोच, साबिक सफ़ीर। आगा साले ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बलोच साहब का। बलोच साहब, अरब मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो एक बार फिर ईरान का दौरा कर सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट अगर करीब आता है दोनों फरीकैन के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ये जो दौरा है ये चंद घंटों में हो सकता है। जी, यकीनन मेरे ख़्याल है ये कल रात से खबरें आ रही थी। जो मेरी आखिरी बात आपके किसी एक दोस्त के साथ हुई है चैनल पे, तो तकरीबन 10:30-11 बजे थे। उस वक़्त ही वो खबर कहीं से अरब कैपिटल से आई थी, और अभी जो खबर कम से कम मेरे पास अनकन्फर्म्ड है कि शायद वो पहुँचा चाहते हैं या पहुँच चुके हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और ये बहुत अहम है इसलिए कि पहले 2 कंसेक्टिव विजिट्स हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के, जो कि एक लिहाज से उनके स्पेशल एनवॉय भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, और हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं। तो डेफिनेटली वो जो प्रपोजल अमेरिका से आए थे वो लेके चले गए, और फिर वापस ले आए उनका जवाब, और वो फिर जवाब दर जवाब जो है वो पहुंचा है वहां पे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है पाकिस्तान की, जो कि जी। करनी चाहिए एज ए मीडिएटर। दैट इज द रीजन कि ये 2-3 चीजें जिसको मैं अभी बताना चाहूँगा, आप 2 मिनट देंगे मुझे, कि एक तो ये पाकिस्तान हमारा जो रोल है मीडिएशन का उसको बड़ा बरकरार रखा है एज ए क्रेडिबल मीडिएटर। कहीं भी किसी जगह पे ये शक किसी भी फरीक को नहीं पड़ा कि हम किसी के फेवर की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी फेवर की बात कर रहे हैं, वो सुलह की फेवर की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, सुलह की बात कर रहे हैं फेवर में। सो एक तो ये रहा। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन बड़ा इंटेंस रहा है हमारा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मीडिएटिंग पार्टी,
کہ اگر آپ جو فریقین ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن ٹوٹ گیا تو وہ جو اسپوائلرز ہیں ان کو اسپیس مل جاتی ہے، اینڈ وی نو اٹ. اور اب آپ خود ہی ذکر کر رہی تھی کس طرح سے ایک ٹیسٹ ٹیلی فون کنورسیشن ہوا ہے نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس لیے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امن کی جو شمع ہے انشاءاللہ بہت جلدی جلنے والی ہے، اور یہ شمع انشاءاللہ جلے گی اور یہ روشنی آئے گی اسلام آباد سے، اور اسے ہم انشاءاللہ اسلام آباد پیس اکارڈ کا نام دیں گے، اور اٹ ول بی انشاءاللہ، میری پریڈکشن ہے کہ اٹ ول بی دی مدر آف آل ڈیلز. باقی تو ڈیلز اور وہ کہتے رہے ہیں ڈیلز، لیکن یہ سب سے بڑی ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان اس صلح اور اس امن کے سفر میں کامیاب ہو. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب، لیٹر آف انٹینٹ سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی اسے آپ تھوڑا الیبریٹ کریں، اور اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ جلدی طے پا سکتا ہے، اور دونوں فریقین جو ہیں وہ مزید جنگ نہیں چاہتے. جی بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ ایک میجر مائل سٹون ہے جو دونوں فریقین کی رضامندی اور اس خواہش کا ٹیسٹمنی ہوتا ہے کہ وہ تنازع کو ختم کر کے اور آگے بیٹھ کے اس کے حل، تصفیہ طلب جو معاملات ہیں ان کے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی اعجاز صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یورینیم کا معاملہ ہے، ایران نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اسے کسی اور ملک منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور اب یہ خبریں بھی سرگرم ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں دورہ کر سکتے ہیں ایک بار پھر ایران کا. یقینی طور پہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کسی بھی ملک کا وزیر اعظم، فیلڈ مارشل یا پھر وزیر داخلہ جو عہدیداران ہوتے ہیں اس ملک کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایران کا رخ نہیں کیا. اور ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی 2 دفعہ گئے، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ایک دورہ کر کے آ چکے ہیں ایران کا. جی یقیناً یہ تو بالکل ایک بڑی یونیک یا میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بات ہے، کیونکہ امبیسڈر صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کے ساتھ چینل پہ، وہ اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ڈپلومیٹک پارلنس میں اور خاص طور پہ جنگ کے دنوں میں تو اس طرح اس ہائی لیول ایکسچینجز کبھی سننے میں یا پڑھنے میں نہیں آئی ہسٹری میں. اور ان حالات میں جب ایک ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہو اور دوسرے ملک کا مسلح افواج کا سربراہ وہاں جائے اور 2 سے زیادہ دن وہاں رہ کے سب سے ملے، جبکہ وہاں پر ہر وقت جو ہے حملے کا بھی خطرہ تھا، تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کی شخصی جرت اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ وہ اتنی شاندار ڈپلومیٹک وکٹری کے لیے، شاندار ڈپلومیٹک اچیومنٹ کے لیے وہ کس قدر سیریس ہیں کہ وہ تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس کے لیے کوشاں ہیں. جی اگر صاحب، اس وقت امریکہ میں کیا سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے؟ ایکزیوس اور دیگر جریدے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے درمیان تل کلامی ہوئی ہے، اور نیتن یاہو نے برہمی کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودیہ کے کہنے پہ ایران پہ اپنا حملہ روک لیا تھا. دیکھیے جی، اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پوری جنگ کا جو شاخسانہ ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے ساتھ وہ زائنسٹ لابی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہندوستان کی وہ انتہا پسند RSS ہے. یہ سارے مل کے اس کو کھیل رہے ہیں، اور برسوں سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی، ایران کے خلاف بھی، پوری مسلم ورلڈ کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں. ایران میں ان کے جاسوس پکڑے گئے، تو یہ تو ایک علیحدہ ایک سینیریو ہے. صدر ٹرمپ جو ہے انہیں ٹریپ کیا گیا ہے، اور اس ٹریپ میں وہ آ گئے. اب ایک طرف ایپسٹین فائلز تھے، دوسری طرف اور مسائل تھے، اور انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اسرائیل کو، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے انہوں نے جب فیلڈ مارشل وہاں تھے اور وہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو، انہوں نے کہا سیز فائر کے لیے کہا، اور انہوں نے کہا اس نے میرے بغیر بتائے اٹیک کیا، اور اس کو ایک گالی دی اپنا وائٹ ہاؤس کے لان میں میڈیا کے سامنے نیتن یاہو کو. تو نیتن یاہو سے وہ
घबराए भी हुए हैं, परेशान भी हैं और नापसंद भी करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के अवाम का एक मौकफ है जी कि आज तक जो बातें हो नहीं पाई थी अवाम में और पॉलिटिशियंस में कि इजराइल जो है वो हमारा दुश्मन है, तो आज अमेरिका के अक्सरियत अवाम जो है वो इजराइल को अमेरिका की इकोनॉमी पे बर्डन समझते हैं। इस वक्त अमेरिका एक इन्फ्लेशन में जा रहा है। न्यूयॉर्क में जो गैस प्राइस है वो ऑलमोस्ट $6 अ गैलन टच कर रही है इस वक्त आज की डेट में। ग्रोसरी की, आपकी रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की जो प्राइसेस हैं वो 300 टाइम्स इन्फ्लेट कर गई हैं और शॉर्टेज ऑफ फूड है, फूड क्राइसिस हो रहा है दुनिया में। अच्छा, तो ये सिर्फ सर, अमेरिका का डोनाल्ड मसला ट्रंप की नहीं है। जो पार्टी है उसके अंदर भी इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। 4 सेनेटर्स रिपब्लिक पार्टी से हमने देखा कि उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास की और इस हक में वोट दिया कि मजीद जंग आगे ना बढ़े, अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला ना करे। देखिए ये तो तय है और ये बात एक्सपोज हो चुकी है। टकर कार्सन ने इसे एक्सपोज कर दिया। जो ज़ायनिस्ट लॉबी का एपैक था उसका एजेंडा एक्सपोज कर दिया उन्होंने, और उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका के दोनों ऑयल्स में, चाहे वो डेमोक्रेट हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, वहां एपी पैक की फंडिंग चलती है और इजराइल जिसे फंडिंग करता है, ज़ायनिस्ट लॉबी जिसे फंडिंग करती है, वो अमेरिका में इंतखाब जीत जाता है। अमेरिका का इंतखाब पैसे से जुड़ा है और वोट अवाम को बेवकूफ बना के लिए जाते हैं। तमाम जमहूरियतों में ऐसा ही होता है। दुनिया भर में जमहूरियत का जो मॉडल है वो मैं समझता हूँ कि नाकामी की तरफ जाने वाला मॉडल है और अमेरिका में भी ऐसा हुआ है। अब अवाम में ये बात फैल गई ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू दी फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इस वक्त आज की दुनिया में लोगों के पास मौजूद है। अब ये बात रुक नहीं रही है, अब ये बात संभल नहीं रही है। मिड टर्म इलेक्शन सामने खड़ा है, तो सदर ट्रंप तो अगर गाली दी होगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ दी होगी गाली, क्योंकि सदर ट्रंप गाली देने से चूकते नहीं है। उनका एक लाहौरी मिजाज है और लाहौरी मिजाज बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कभी कभी कि मैं लाहौर के शख्स को अमेरिका का सदर बना दिया गया। वो गाली देने से नहीं चूकते, वो बिल्कुल ऐसे ना करें यार। मैंने एक स्ट्रीट लैंग्वेज करते हैं। लाहौर वाले लोग बड़े बहादुर लोग हैं, फॉर गॉड से किया ऐसे ना करें। नहीं, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि वो बुज़दिल है। लाहौर मैं में कह तो रहा अल्लाह हूं में कि एक लाहौर में एक बात है यार, अंदाज है, कैसी बातें करते हैं आप लोग। कौन कंपेयर है विद लाहौर में एक अंदाज है कि वो गाली देते हैं ना, हम बात बाद में करते हैं, गाली पहले देते हैं। नहीं देते हम यार। चलो ठीक हो गया, ओके ओके ठीक है। मैं लाहौर से रहता हूँ, मैं आई बॉर्न एंड रेज इन लाहौर। वो एक लाइटर मूड में कह रहे हैं बलोच साहब। ठीक है, ओके। चले, आप इसे पर्सनल ले रहे हैं, आप इसे नेशनल उसमें ले रहे हैं। ये हमारा है, कल्चर है। देखो मैं उसका ये गुनाह कभी माफ नहीं करूंगा कि उसने 170 बच्चों को मरवाया है। खत्म बात हो गई। तारीख ने लिख दिया कि उससे हुक्म। किसने मरवाया है? किसने बेगुनाह बच्चों को मरवाया ट्रंप ने। खत्म। अच्छा, बात हम ये बात कर ही नहीं रहे। मेरा सवाल कुछ और था किबला, मेरा सवाल था, उसका जवाब मैंने सदर ट्रंप पे दिया है। मैं तो ये इस आर्गुमेंट में तो गया नहीं कि किसने क्या किया। तो ये तो जंगी जराइम है, ये जंगी जराइम है। इसका फैसला हम भी करेंगे, आने वाला कल भी करेगा, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में उस ज़ायनिस्ट को तो उन्होंने सजा दे दी है। ही इज अ वॉर क्रिमिनल। अब वो दुनिया में आजादी से मूव नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि सदर ट्रंप भी वॉर क्रिमिनल है, तो दुनिया बड़ी आजाद है, उस पर भी आप इंटरनेशनल कोर्ट में ठीक है, दीजिए एक एप्लीकेशन और उसे वॉर क्रिमिनल एस्टैब्लिश। स्पॉयलर्स मौजूद हैं। इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग रुके, सीज फायर। एग्जैक्टली, इजराइल नहीं चाहता। जी जी, यही हम सवाल करेंगे बलोच साहब। तो क्या हम देखेंगे कि इजराइल की जानिब से दोबारा ईरान पे हमला किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि ये जंग इजराइल की है, अमेरिका की नहीं है। देखिए, एक जंग का मोमेंटम बनवाया है नेतन्याहू ने, और वो डेफिनेटली चाहता है कि इतना बड़ा आर्मेडा जो आया हुआ है, उसके बाद उन्होंने नाम भी दिया हुआ है उस अपने ऑपरेशन को, स्लेजर हैम का। बहुत बड़ा स्लेज हैमर का, जो कि बहुत बड़ा हथौड़ा होता है, उसका नाम दिया हुआ है जी। तो मेरे ख्याल में जो हमारी काविश है, और खासतौर पे जो हमारे चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, कि किसी तरह से भी ईरान को, ईरान के लोगों को और इस खत्ते को इस नेतन्याहू के साजिश से निकाला जाए। जब एक दफा निकल गए, उसके बाद इनको दोबारा फिर ये सब कुछ करना मुश्किल होगा। लिहाजा पूरी कोशिश यही है, और अब ये भी है कि तकरीबन कंसेंसस है दुनिया के अंदर और खित्ते में, खासतौर पे ये जो सऊदी अरब, कतर और यूएई का खासतौर पर कहना कि नहीं, हमला नहीं होना चाहिए, आई विल टेक दैट ऑन देयर फेस वैल्यू कि वो इसमें सिंसियर है। सिर्फ ये हज का सीजन की बात नहीं कर रहे, ये बात उसूली कर रहे हैं। आई होप सो, आई ट्रस्ट
देयर जजमेंट कि वो बड़े रैशनल लोग हैं, बड़े पुराने लीडर्स हैं। यूएई का तो खास तौर पे इज वेरी वेरी सीजन पॉलिटिशियन, वो समझता है इस चीज को, होपफुली दैट्स माय होप। और लेकिन ये इजराइल का जो खतरा है वो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट जाता है, वो हम बार बार कह चुके हैं, इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक लिहाज से लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल का मामला है, इस पे हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए खासा मुश्किलात सामने आ सकती हैं। देखिए, आई थिंक ही कैन हैंडल इट। ट्रंप के पास बहुत ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। देखिए, उस मामले में वो बहुत खुद कफील है। अगर उसके ऊपर ये फाइल आएगा, फाइल खुलेंगे तो वो किसी और के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ कुछ खुलवा देगा। ये मेरा ख्याल है दिस इज नॉट एन इशू इससे बढ़ के है। वो इस तरह से है कि इस वक्त क्या इजराइल जो है वो इतना बजिद है या अपने आप को इतना इनसिक्योर बाद में समझेगा कि जंग अगर खत्म हो गई, अमेरिका बहरी बेड़े चले गए, तो जो नया बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज होगा उसमें इजराइल की क्या पोजीशन होगी। यू सी, दैट इज व्हाट जो ज़ायनिस्ट लॉबी बैठी होती है थिंक टैंक्स में और दुनिया के कैपिटल्स में, वो इस चीज को देख रहे हैं कि जो हेजेमनी है इसकी स्ट्रेटेजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, इसको खत्म करने दीजिए मुझे। ये जो स्ट्रेटेजिक हेजेमनी है इजराइल की इन द रीजन, उसको अगर वो अल्टर हो जाता है इस अमन से, तो वो फिर इस अमन को नहीं होने देंगे। दैट इज द नुक्ता, वो बड़ा बारीक नुक्ता है जो कि मैं समझता हूँ कि एजाज मलिक साहब और हमारे जनरल साहब बिल्कुल इसी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एजाज साहब, ओपेक प्लस से हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गई। इसकी क्या बड़ी वजूहात हो सकती हैं? और हमने पहले भी देखा था कि जब ये जंग का सिलसिला आगे बढ़ा तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी कुछ ड्रोन हमले किए गए, ईरान ने भी रिटेलिएट किया, और अब ये बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि दुबई के कहने पर भी हमने अपना जो हमला है ईरान पे उसे मौखर किया है। आप इन तमाम स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूएई और इजराइल के रवाबित तो यकीनन सबको पता ही है, वो किस तरह एक दूसरे से जो है करीब से करीब तर आ रहे थे। और ईरान के खिलाफ हमलों में पहले तो उनका रवैया तकरीबन जो मुबस्सिरीन जिस तरह बारहा बात भी कर चुके कि वो इजरायली जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसी की एक्सटेंशन थी। लेकिन एक अच्छी बात जो हुई वो ये है कि ना सऊदी अरब के मामले में तो यकीनन पाकिस्तान ने बड़ी फायर फाइटिंग की टेम्परेचर्स लो रखने के लिए, और उनको एम्ब्रॉयल नहीं होने दिया इजराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि वो इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं और ईरान पर हमला कर दें। तो अब यूएई के भी उसमें बयानात में तो ये चीज लग रही है कि वो भी बदलते हुए हालात के मुताबिक उन्होंने भी रिकंसाइल कर लिया है। मोदी का भी दौरा है एजाज साहब दुबई का, और जो इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा था कि नेतन्याहू ने भी दुबई का दौरा किया है और वहां पे अहम मुलाकातें भी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये मुमकिन है, और उसकी वजह ये है कि पहले भी कोवर्टली उनकी आपस में बहुत ज्यादा कुर्बतें थी, और वहाँ की इकोनॉमी में जो जूइश एलिमेंट है उनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े स्टेक हैं, और वो एक उनका बड़े तवातुर से वो इस खित्ते में इजराइल के लिए सफारती जो इन्वायरमेंट है उसमें वो हमें दरपर्दा लॉबिंग करते हुए भी नजर आते हैं। आप समझते हैं कि इन फ्यूचर, वैसे तो तवक्को यही की जा रही है कि अब मुकम्मल जंगबंदी जो है वो हो जाएगी दोनों फरीकैन के दरमियान, लेकिन क्योंकि आप दिफाई तज्ज़ियाकार इस चीज़ को ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर दुबई की सरजमीन से क्या ईरान पे हमला किया जा सकता है? देखिए, इस चीज़ का अमकान तो आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है,
یہ چیز پاسبل تو ہے لیکن اس کی پروبیبلٹی کم ہے کیونکہ موجودہ جو ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے یا ان کا پورا جو دفاعی نظام کا جو جس طریقے سے اس کو سٹرکچر کیا گیا تھا اس میں اس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ امریکن امبریلا پہ تھا. بالکل. اب جب کہ صورتحال بدل گئی ہے تو وہ ایران کے ساتھ امریکن پروٹیکشن کے بغیر وہ اگر کوئی ایسی کرتے ہیں ایڈونچرزم تو وہ شاید ایران کی ریٹیلیشن وہ برداشت نہیں کریں گے اور وہاں پر انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہونا یا ان کے جو دوسرے انرجی سورسز ہیں اس کا ڈیمیج ہونا وہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی کسی حماقت کا جو ہے نا قدم اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا اور اس دورے کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ تنقید بھی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، ان کی باڈی لینگویج اس طریقے سے نظر نہیں آئی جب انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی. امریکہ میں اس دورے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو دورہ تھا بہت پہلے سے اسکیجول تھا اور اس دورے میں خاص بات یہ تھی کہ جو صدر ٹرمپ چائنا کے ساتھ ایک کنفرنٹ کیے ہوئے تھے ٹیرف اور وہ تمام معاملات اور وہی کمپنیوں کے جو دنیا کی جو گلوبل ہیجمنی ہے کیپٹلسٹ مارکیٹ ہے ان کے سربراہان جو تھے ان کے ساتھ تھے اور انہی کو وہ انہوں نے اپنے پہلے دور میں کہا تھا کہ اپنے وہاں سے بند کرو پروڈکشن اور امریکہ میں کرو اور کچھ بہت ساری مشکلات کریٹ کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی 2020 کی مدت ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول تھا کہ صدر ٹرمپ کو واپس نہیں آنے دیا گیا تھا. اور یہ آپ کے ناظرین کو شاید یہ بات علم میں نہیں ہے کہ 2020 کے جو الیکشن تھا اس الیکشن میں صدر ٹرمپ نتائج نہیں مان رہے تھے. الیکشن کے رزلٹ تاخیر سے آئے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا 18-20 گھنٹے میں نتائج آ جاتے ہیں. تو صدر ٹرمپ کی جو تھا نا نتائج اور وائٹ ہاؤس سے رخصتی اس میں وال سٹریٹ کے دنیا کے جو انٹرنیشنل بلینئرز کلب ہے 100 سے زیادہ لوگوں نے دستخط کر کے ایک خط بھیجا تھا نینسی پلوسی کو کہ اگر صدر ٹرمپ کو رخصت نہیں کیا گیا اور اس الیکشن کو صدر بائیڈن کے لیے سرٹیفائی نہیں کیا گیا تو اپنا سرمایہ اپنی جو ہے سپورٹ امریکہ سے باہر لے جائیں گے. تو امریکہ کو فیصلہ کرنا پڑا تھا. تو یہ بات لوگوں کے علم میں نہیں ہے لیکن میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی شخص ہیں ڈسپائٹ کہ وہ جس طرح کا بھی ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے بلی بھی کرتے ہیں ان کے اپنے مسائل بھی ہیں اور وہ اپنی ایک لیگیسی بنانا چاہتے تھے جو انفارچونیٹلی انڈین اور اسرائیلی نیتن یاہو کی وجہ سے نہیں ہو سکی. اور میں یہاں ایک اور چیز آپ کے لیے میں کلیئر کر دوں کہ یہودی جو ہیں اسرائیل میں بستے ہیں اور آرتھوڈاکس یہودی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ایک دنیا میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اسرائیل کے قیام کے خلاف ہے. یہ زائنسٹ لابی ہے جنہوں نے اس کو کیا ہے. اس وقت ہم ایک ایسے ماحول میں لیو کر رہے ہیں. وی آر لیونگ ان اے تھرڈ ورلڈ وار. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اوپر معیشت پہ قبضے کی عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور صدر ٹرمپ کا یہ دورہ چین جو تھا اپنی گرتی ہوئی معاشی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ گئے ہیں لے کے اور اس کے اثرات تو آنے والے دنوں میں ملیں گے. ان کے قیافے اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو گیا باڈی لینگویج خراب ہو گئی. یہ ریاستوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ معمولی حیثیت کے نہیں ہوتے. آئیے واپس ایران کی طرف آتے ہیں. ایران اور پاکستان اور امریکہ یہ ایک ایسے اس ٹرائیکا بن چکی ہے کہ جو 2018 میں ہم نے کہا تھا ایران اسرائیل انڈیا اینڈ امریکہ ایک ٹرائیکا تھی. آج وہ ٹرائیکا ایک ڈفرنٹ شیپ اختیار کر گئی ہے. پورا مڈل ایسٹ جو ہے آپ کا وہ ایک ایسا ماڈل بن گیا جس میں آپس میں کانفیڈنس شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اور یہ اس طرح کی تعویلیں اس طرح کے تجزیے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب ہوتے ہیں کہ انہیں کیا جائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ ہے یا لیٹر آف کنسنٹ ہے. لیٹر آف کنسنٹ دیا جاتا ہے اس وقت جب آپ کو ثالثی کے لیے کیا جاتا ہے. لیٹر آف انٹینٹ بٹوین ٹو پارٹیز ہوتا ہے اور پاکستان اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل پاکستان کی ریاست پاکستان کے فیصلہ ساز اس میں بڑی ذمہ داری سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور دس از ناٹ اے مومنٹ ٹو میک. لیکن اگر سب یہ کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان نے بھی فیس سیونگ پرووائڈ کیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. دیکھیے جی ہم مہمان ہیں میزبان ہیں. ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں اس طرح کے کہ ایک سائڈ لیں گے دوسری سائڈ نہیں لیں گے.
اور जो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये भी याद रहे कि पाकिस्तान की अपनी जो है ना सालमियत, उसके चैलेंजेस भी वही हैं जो ईरान के हैं। ये इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि ईरान और पाकिस्तान के बारे में वो ज़ायनिस्ट लॉबी और वो नेतन्याहू ये कहता है कि ईरान एंड पाकिस्तान आर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इजराइल। राइट। तो इतना बड़ा जुमला जो बार बार बोला गया इंटरनेशनल मीडिया पे, क्या मैं उसको यानी उसको उसके उस कन्फेशन को मैं वो कर दूंगा। इसी तरह से मोदी क्या बोलता है, मोदी सही। की और किस तरह हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम है जिसने बड़ा अपने पहले उसमें बिल्कुल ठीक है, 2018 में बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे बलोच साहब, एजाज मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।